राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर के बारे में। इससे पहले हमने जो अल्कोहल फिनॉल को हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ईथर के बारे में। तो ईथर के बारे में देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है बेटा। ये हम बात करेंगे इसमें ईथर, ठीक है ना। अगर ईथर के बारे में देखें बेटा, तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ROR, यानी कि ROR यहाँ पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROR। ये R दोनों अल्काइल ग्रुप है और बीच में ये इस तरह से क्या है, ऑक्सीजन जो होता है या बीच में जिसपे दोनों वैलेंसी फ्री वैलेंसी है, ये अपने पास ईथर ग्रुप होता है। इस ईथर ग्रुप पे दोनों साइड से क्या लगा होता है, अल्काइल ग्रुप लगा होता है। इस ईथर पे क्या लगा होता है, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप लगा होता है। अब अगर मैं यहां पर इसकी नेमिंग के बारे में बात करता हूं, ईथर की नेमिंग के बारे में, तो नेमिंग में हमें इसकी दो नेमिंग लेके चलनी है, एक आईयूपीएसी नेमिंग और एक कॉमन नेमिंग। अगर मैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग की बात करता हूं या फिर दूसरा कॉमन के बारे में बात करता हूं, पहले मैं आईयूपीएसी के बारे में बात करता हूं, आईयूपीएसी और दूसरा कॉमन नेमिंग, ठीक है ना। अच्छा, पहले आईयूपीएसी के बारे में बात करें बेटा, तो आईयूपीएसी में ईथर की आईयूपीएसी कैसे करेंगे। मान लीजिए अपने पास ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लग रखे हैं, अल्काइल ग्रुप लग रखे हैं। ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लग रखे हैं, अल्काइल ग्रुप लग रखे हैं। तो एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा, ज्यादा कार्बन का होगा, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप ज्यादा कार्बन का होगा वो पेरेंट चेन बन जाता है यहां पर, ठीक है ना। और जो दूसरा अल्काइल है वो सब्स्टिट्यूएंट रह जाता है, जो दूसरा अल्काइल होता है वो सब्स्टिट्यूएंट रह जाता है अपने पास। तो उसको फिर किस तरह से पढ़ा जाता है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मान लीजिए ये ROR है, ये इसको R' मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने बोला ये R' क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये ऐसा अल्काइल ग्रुप है जहां पर क्या है, जहां पर कार्बन ज्यादा है। मान लीजिए मैंने बोला कि इस साइड अल्काइल ग्रुप है और इस साइड अल्काइल ग्रुप में क्या है, कार्बन ज्यादा है। जहां कार्बन ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बनेगा, वो क्या बनेगा, पेरेंट चेन, ठीक है। और पेरेंट चेन बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। पेरेंट चेन वो बनेगा जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे यहां पर, मैक्सिमम, इन ज्यादा मतलब है ना, हाई, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बनेगा। और पेरेंट चेन का नाम हम किस तरह से लिखेंगे यहां पर, पेरेंट चेन का नाम हम लिखेंगे यहां पर इस तरह से, एल्केन। क्या लिखेंगे, एल्केन, ठीक है ना। कोई भी अल्काइल वाला जो ग्रुप इस तरह से यहां पर होगा, जिसमें जितना लंबा कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन, यानी उसको एल्केन में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइंस हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे अल्काइंस हो, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जो जहां कार्बन कम है वो कार्बन कम और ऑक्सीजन एक साथ आता है, यानी कि वो अल्काइल ग्रुप, जहां कार्बन कम है वो अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं, तो क्या बनता है, अल्काइल ऑक्सी, जिसको एक साथ पढ़ने पर क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको, एल्कॉक्सी। तो यहां पर आईयूपीएसी में पूरा क्या हो जाता है, एल्कॉक्सी, और लास्ट में एल्केन। एल्केन बनता है पेरेंट चेन, ठीक है, और एल्कॉक्सी बन जाता है यहां पर सब्स्टिट्यूएंट। ये एल्कॉक्सी जो अपने पास रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो ब्रांच चेन, ठीक है ना। यानी कि जो अल्काइल कम कार्बन का होगा वो ऑक्सीजन के साथ आएगा तो एल्कॉक्सी बनेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और बाकी जहां ज्यादा कार्बन का एल्केन रहेगा वो अपने पास पेरेंट चेन बन जाएगा, एल्केन करके, ठीक है ना। तो इसका आईयूपीएसी में क्या आ जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। एल्केन पेरेंट है, एल्कॉक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसी ईथर की बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इसके कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या आ जाएगा भाई, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, डाई अल्काइल, ठीक है। अगर दोनों अल्काइल सेम है तो दोनों अल्काइल सेम है तो हम क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल, और बीच में ये ईथर, तो इसको ईथर को हम लास्ट में लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है, डाई अल्काइल ईथर, इस तरह से, ठीक है। अगर दोनों अल्काइल सेम है तो डाई अल्काइल ईथर, अगर दोनों अल्काइल अलग अलग हैं तो उसका नाम हमें लिखना है किस तरह से, वो समझिएगा अभी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई ईथर है CH3OCH3, ये अपने पास कोई ईथर है। अब मैंने बोला कि दोनों साइड अपने पास कार्बन सेम है, तो जब दोनों साइड कार्बन सेम है तो कोई भी एक साइड हमने पेरेंट चेन मान ली। तो मान लीजिए हमने इसको पेरेंट चेन माना इधर साइड, ठीक है, एक कार्बन को, और इस पेरेंट चेन का नाम हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो पेरेंट चेन में क्या है, ये एल्केन है, ठीक है, एक कार्बन का एल्केन है, तो हम बोलेंगे एक कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं पेरेंट में, मीथेन। क्या कहते हैं बेटा, मीथेन। पर कौन सा मीथेन, हम बोलेंगे इसमें मिथाइल के साथ ऑक्सी लग रखा है, ये मिथाइल के साथ ऑक्सी लग रखा है,
तो ये बन जाएगा मिथऑक्सी। क्या बन जाएगा? मिथऑक्सी। ठीक है, नाम हो जाएगा मिथऑक्सी मीथेन। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं और करके, मान लीजिए मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूं, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? अगर दोनों साइड अल्काइल सेम है, मैंने यहां भी मिथाइल और यहां भी मिथाइल, ठीक है, दोनों साइड अल्काइल सेम है, मिथाइल मिथाइल, तो हम क्या बोलेंगे? इसको डाई यूज कर लेंगे, यानी कि डाई मिथाइल और लास्ट में ईथर। ठीक है ना, तो ये इसका कॉमन नेम और ये इसका आईयूपीएसी, ऊपर वाला आईयूपीएसी, नीचे वाला कॉमन नेम, इस तरह से हो जाता है। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहा हूं, यहां पर CH3OCH2CH3। अब एक बात ध्यान सुना, ठीक है, अब इसमें देखना है कि कार्बन किस साइड ज्यादा है। तो मैंने बोला इधर एक ही कार्बन है और इधर साइड 2 कार्बन, तो जहां ज्यादा कार्बन होते हैं उसको पेरेंट मान लिया। ठीक है, इधर पेरेंट मान लिया। अब इस पेरेंट की नंबरिंग करनी होती है, हमारे पास 2 कार्बन है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग वो करना है जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट आसानी से मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो नंबरिंग इस कार्बन पे यहीं से होगा 1 2। तो 2 कार्बन के एल्केन, या पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन अपने पास है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, तो 2 कार्बन के एल्केन को मैं क्या कहूंगा? ईथेन। क्या हो जाएगा? ईथेन। ठीक, कौन सा ईथेन? यहां पर मैंने बोला ये मिथऑक्सी है, और कौन से कार्बन पे है? पहले कार्बन पे है, तो 1 कार्बन पे मिथऑक्सी है, तो 1 तुम लिखो या ना लिखो, 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम सिंपल क्या लिख लेंगे? इसको मिथऑक्सी। क्या लिख दिया इसको? मिथऑक्सी, और लास्ट में क्या हो गया? पेरेंट चेन ईथेन, मिथऑक्सी ईथेन। ये तो अपने पास आईयूपीएसी हो गया। लेकिन अगर मैं इसी का कॉमन नेम लिखना चाहूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो, इधर साइड का अल्काइल मिथाइल, इधर साइड का अल्काइल इथाइल, तो ई फॉर इथाइल पहले आएगा, एम फॉर मिथाइल बाद में आएगा। अभी हम यहां पर ऊपर वाले में क्या कर रहे थे? दोनों साइड सेम अल्काइल थे, तो हमने डाई मिथाइल कर दिया। अब यहां पर दोनों अल्काइल क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यहां पर डाई नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अल्काइल क्या है? अलग अलग, तो उसको उसी तरह से पढ़ना है, अलग अलग तौर पे। ठीक है, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो हम पहले इथाइल लिख देंगे, तो ये लिख दिया हमने इथाइल, और फिर उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और बीच में फिर ईथर, और ईथर को हम इस तरह से लास्ट में लिख दिया, इथाइल मिथाइल ईथर। तो बहुत ही सिंपल इसकी नेमिंग होती है, बहुत ही आसान इसका नेमिंग होता है, नोमेनक्लेचर्स। चाहे तुम आईयूपीएसी ले लो, चाहे तुम क्या ले लो, कॉमन नेम ले लो। ठीक है, और भी नेमिंग अगर मैं कर लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से आ गया CH3 CH2 OCH2 CH3, है ना। अब इसका नाम देखो, दोनों साइड 2 कार्बन के अल्काइल हैं, तो मैं किसी भी एक को पेरेंट चेन मान लेता हूं। इस तरह से मैंने पेरेंट चेन मान लिया, तो इस पेरेंट चेन को मैंने लास्ट में लिख दिया क्या? ईथेन। क्या लिख दिया? ईथेन। लेकिन अब ईथेन के जो पहले कार्बन पे क्या है? इधर साइड अल्काइल ऑक्सी, तो कितने कार्बन का अल्काइल है? 2 कार्बन का, इथ ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा? इथ ऑक्सी। ठीक है ना, इथ ऑक्सी ईथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? इथ ऑक्सी ईथेन, इस तरह से। और अगर मैं इसका क्या लिखना चाहूँ? कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो क्या हो जाएगा? सीधा डाई आ जाएगा, है ना, डाई इथाइल ईथर, इसका ये नाम हो चुका है अपने पास। ठीक है ना। और ऐसे अगर मैं दूसरा नाम लिखना चाहूं, मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, ये इस तरह से अपने पास कंपाउंड्स है। अब मुझे इसका क्या लिखना है? आईयूपीएसी भी लिखना है और कॉमन भी लिखना है। तो किस तरह से करूंगा? देखो, जिधर साइड पेरेंट चेन उधर साइड लेते हैं जिधर कार्बन ज्यादा हो, तो कार्बन इधर साइड है 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन की मैंने पेरेंट चेन ले ली। ठीक है, अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथ ऑक्सी बन गया, सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब कौन से नंबर पे मिथॉक्सी है? इस पेरेंट चेन को देखो, पहले नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन जल्दी मिल जाए। तो मैं करूंगा 1 2 3, यहां से भी करो तो दूसरी पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहां से भी करोगे पेरेंट चेन की नंबरिंग तो 1 2, तब भी दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे यहां से करो चाहे यहीं से करो, चाहे सेम नंबर पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, मैंने कहा 1 2 3, 3 कार्बन का ये अपने पास पेरेंट चेन है, तो 3 कार्बन को मैं क्या लिखता हूं? प्रोपेन। ठीक है ना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। लेकिन कौन सा प्रोपेन? इसकी दूसरी पोजीशन पे क्या है? मिथॉक्सी लग रखा है, तो मैं बोलूंगा दूसरी पोजीशन पे मिथॉक्सी, और इस तरह से 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ये हो जाएगा। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई? यहां पर M फॉर मिथाइल और ये प्रोपाइल, ठीक है ना,
प्रोपाइल और ये M फॉर मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, M आएगा पहले, तो पहले M को लिखेंगे हम मिथाइल, इधर साइड हमने लिख दिया मिथाइल, ठीक। अब ये प्रोपाइल, लेकिन ये प्रोपाइल 1 डिग्री प्रोपाइल नहीं है, ये 2 डिग्री प्रोपाइल है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री वाला कार्बन है, क्योंकि इधर से भी कार्बन से जुड़ रखा है, इधर से भी कार्बन से जुड़ रखा है, यानी कि ये मिथॉक्सी सेकेंडरी प्रोपाइल पे लग रखा है, यानी सेकेंडरी कार्बन पे लग रखा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मिथाइल इधर हो गया और इधर सिंपल प्रोपाइल नहीं आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रोपाइल, क्योंकि यहां पर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकेंडरी कार्बन पे लग रखा है प्रोपाइल के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे ये है, तो मिथाइल सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर। अच्छा, इसी सेकेंडरी प्रोपाइल को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, क्योंकि इधर भी CH3 इधर भी CH3, अगर दोनों साइड क्या आ जाए, CH3 सेम आ जाए तो उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। किसी दो साइड अगर सेम आ जाए CH3 तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसो यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अपने पास क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल बोल दो चाहे आइसो प्रोपाइल बोल दो, ठीक है। और लास्ट में ईथर हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोपाइल की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, आइसो प्रोपाइल भी यूज कर सकते हो, आइसो प्रोपाइल, यानी तब नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। आई बात समझ में, तो फिर वैसे नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए इसी का अगर मैं 1 डिग्री वाला प्रोपाइल बना रहा हूं तो किस तरह से बनेगा, ये 1 डिग्री वाला बन गया, देखो, ठीक है। अब मैं इसका आईपीएससी नाम लिख रहा हूं, तो यहां पर देखना, ये तो पेरेंट चेन बन गया आईपीएससी के लिए, नंबरिंग यहीं से 1 2 3, 3 कार्बन के पेरेंट चेन को हमने लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। पर कौन सा प्रोपेन, 1 पे ही क्या लग रखा, मिथॉक्सी, तो हमने सिंपल क्या बोल दिया, मिथऑक्सी। 1 हमने क्या, 1 लिख भी सकते हैं, 1 हम कभी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर अवॉइड कर दोगे ठीक है, ठीक है। 1 को लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरी तीसरी पोजीशन हो तो उसको लिखना जरूरी है, जैसे ये 2 मिथॉक्सी इस तरह से लिखा ना, पर ये 1 मिथॉक्सी है तो वो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मिथॉक्सी प्रोपेन इस तरह से हो गया। अब मैं इसका अगर मान लीजिए कॉमन नेम लिखता हूं, तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, अब मिथाइल और ये 1 डिग्री वाला प्रोपाइल, क्योंकि 1 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री प्रोपाइल, तो 1 डिग्री को लिख भी नहीं सकते, सिंपल प्रोपाइल लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इस तरह से क्या हो गया अपने पास, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना। ये अपने पास मिथॉक्सी प्रोपेन और ये अपने पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इस तरह से कॉमन नेम भी हो चुका है इसका, ठीक है ना। तो इन दोनों में बहुत अपना ध्यान रखना इन दोनों में, ठीक है, कि यहां पर क्या है, यहां पर 1 डिग्री प्रोपाइल है तो सिंपल प्रोपाइल लिख दिया, लेकिन यहां पर 2 डिग्री प्रोपाइल है तो उसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल लिखेंगे या फिर आइसो प्रोपाइल लिखेंगे, इस बात को याद रख लेना। ऐसे मान लीजिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3, मान लीजिए ये CH2O CH3 ये है मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने बोला ज्यादा कार्बन किस साइड है, ज्यादा कार्बन इस साइड है, ठीक है। तो इधर मैं पेरेंट मानूंगा, ठीक, और पेरेंट मानूंगा तो कोई भी पेरेंट चेन लूंगा, और पेरेंट चेन एक से एक कार्बन लेते हैं। मान लीजिए यहां पर पेरेंट चेन अगर मैं बोलूं 1 2 3, इधर 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, यहां पर भी सीधे में भी 3 ही कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, 1 2 3। तो कोई भी पेरेंट चेन बना दो, चाहे इधर में 3 कार्बन की पेरेंट चेन बना दो, चाहे इधर में 3 कार्बन की पेरेंट चेन बना दो, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने इधर में पेरेंट चेन बनाई है 3 कार्बन की, कोई सीधे में भी बना सकता है पेरेंट चेन, और कोई इस तरह से भी पेरेंट चेन यहां पर बना सकता है अपने पास, ठीक है ना। 1 2 3 इस तरह से पेरेंट चेन बना सकता है कोई भी, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, मैं पेरेंट चेन का नंबरिंग करूंगा वहां से करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले। देखो सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा पेरेंट चेन का, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा पेरेंट चेन का। तो नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले, ठीक है। तो अगर मैं करूं यहां से 1 2 तो दूसरी पोजीशन पे, यहां से भी 1 2 दूसरी पोजीशन पे, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पे भी आ रहे हैं। तो 1 2 3 मान लीजिए हमने यहां से नीचे से नंबरिंग करी, तो 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन को मैंने क्या बोल दिया बेटा, प्रोपेन, क्या बोल दिया, प्रोपेन, ठीक है ना। इस प्रोपेन को मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूं क्योंकि अपने पास ये नेमिंग थोड़ा सा लंबी जाएगी, प्रोपेन,
एन, इस तरह से प्रोपेन लिख दिया। लेकिन कौन सा प्रोपेन है, इसकी दूसरी पोजीशन पे मिथॉक्सी भी है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल भी है, ठीक है। तो उसको अलग अलग लिखना हमने, दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी भी है, और उसी की दूसरी पोजीशन पे, उसी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल भी है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, सॉरी इथॉक्सी है, 2 कार्बन का, इथाइल है, ठीक है। तो इथॉक्सी होगा, मिथॉक्सी नहीं। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इथॉक्सी है ना, 2 पे इथॉक्सी भी है, इथऑक्सी, ठीक है। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरह से यहां पर हो चुका है इसका नाम आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब देखो, ई फॉर इथाइल इधर, और इधर क्या है, ब्यूटाइल, 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटाइल है। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल हो जाएगा, ये ब्यूटाइल हो जाएगा कौन सा, टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन वाला ब्यूटाइल है ये, क्योंकि यहां पर भी कार्बन, इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हैं, ऊपर भी, दाएं भी और नीचे भी, इस तरह से 3 कार्बन जुड़ रखे हैं। तो ये टर्सरी कार्बन वाला ब्यूटाइल हो जाएगा। तो हम पहले बी फॉर ब्यूटाइल पढ़ेंगे, फिर ई फॉर इथाइल पढ़ेंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। ये ब्यूटाइल है, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है, हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। तो क्या हो जाएगा, टर्ट, टर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टर्ट, इस तरह से डॉट करके, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और इधर लिख दिया इथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया है, नेमिंग अपने पास हो चुका है, ठीक है। चाहे हम आईयूपीएसी बोले चाहे कॉमन बोले। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब और भी नेमिंग यहां पर कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए बेंजीन के साथ इसको देते हैं, बेंजीन के साथ मैंने बोला है ये O और ये CH3, ठीक है। अब क्या है, ये तो बेंजीन ज्यादा कार्बन का है, तो ये बेंजीन बन जाएगा, पेरेंट चेन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पेरेंट चेन तो बेंजीन बन चुका है, बेंजीन पेरेंट चेन बन चुका है, लेकिन बेंजीन के जो है, ये बेंजीन के साथ मिथाइल ऑक्सी लग रखा, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी, और ये बेंजीन क्या हो जाएगा नाम अपने पास, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन कौन सा, मिथॉक्सी बेंजीन को हम क्या बोलते हैं कॉमन में, एनिसॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनिसॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल हम आईयूपीएसी में भी यूज कर सकते हैं इसका, और कॉमन में भी यूज कर सकते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है ना। ऐसे ही अपने पास अगर मैंने बोल दिया कि दूसरा अपने पास क्या आ जाएगा, CH3, ऊपर भी मान लीजिए CH3, नीचे भी मान लीजिए CH3, O, और फिर मैंने इस तरह से इधर भी CH3, नीचे भी CH3, और इधर भी CH3, ये अपने पास इसकी नेमिंग आ गई, ठीक है ना। अब अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग करूंगा इसका, तो दोनों साइड बराबर है, किसी एक साइड पेरेंट ले लो। मान लीजिए पेरेंट हमने इधर साइड लिया 3 कार्बन का, जैसे अभी लिया था, तो 3 कार्बन का पेरेंट क्या बन गया लास्ट में, प्रोपेन। तो मैं इसका लास्ट में लिख लेता हूं प्रोपेन, ठीक है ना, ये लिख दिया प्रोपेन। लेकिन कौन सा प्रोपेन है, ये कौन सा प्रोपेन है, इसकी 1 2 3 दूसरी पोजीशन पे, और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल भी है, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, यहां पर टर्सरी ब्यूटॉक्सी भी है, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी भी है, ठीक है ना। तो टर्सरी ब्यूटॉक्सी और मिथाइल यहां पर है, तो बी पहले आएगा, तो बी अल्फाबेटिकली हम चलेंगे कि दूसरी पोजीशन पे क्या है इसका, टर्ट ब्यूटॉक्सी, ठीक। और उसी दूसरी पोजीशन पे क्या है इसका, मिथाइल, 2 टर्सरी ब्यूटॉक्सी 2 मिथाइल, और इस तरह से प्रोपेन बन जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरह से इसका नेम प्रोपेन, इस तरह से हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन करूं तो कॉमन क्या हो जाएगा भाई, इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल है और इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल है, तो दोनों साइड टर्सरी ब्यूटाइल है, तो हम क्या बोलेंगे, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इसकी नेमिंग कर ली है। थोड़ा सा नेमिंग के बारे में हमने इसके बारे में जान चुके हैं, आईयूपीएसी हो चाहे कॉमन हो, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। ईथर की प्रिपरेशन, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर,
प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर की प्रिपरेशन अगर मैं करता हूं तो ईथर की प्रिपरेशन के दो मेथड अपने पास हैं, मात्र दो मेथड हैं, जिसमें सबसे पहले अल्कोहल से है और दूसरा होगा अपने पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अपने पास पहले तो है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से, और दूसरा होगा फ्रॉम हेलो एल्केन्स, बोल लो हेलो एल्केन्स। ठीक, हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन नेम रिएक्शन है, विलियमसन ईथर। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये फिर हम यहां पर केवल विलियमसन ईथर ही रखते हैं। ठीक है, ये दो अपने पास मेथड हैं, ईथर बनाने के दो मेथड है, दो रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किससे, फ्रॉम अल्कोहल से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से अपने पास R और ये OH, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल से मुझे अगर ईथर बनाना है तो किस तरह से बनाना है, इसका अपने पास ग्रुप रिएजेंट हमने याद रखना है। वो ग्रुप रिएजेंट याद रखना है बेटा। ग्रुप रिएजेंट यहां पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस यहां पर 443 केल्विन टेम्परेचर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमने याद रखना है। 443 नहीं, यहां पर 413 केल्विन टेम्परेचर होगा, 443 नहीं, क्योंकि 443 होगा तो एल्कीन बन जाएगा। यहां पर 413 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, टेम्परेचर यहां पर 413 रहता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं, एल्कीन बन जाता है अल्कोहल से। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है अल्कोहल वाले पॉइंट में, अल्कोहल वाले टॉपिक में। ठीक है ना, लेकिन यहां पर 413 केल्विन टेम्परेचर है, बस केवल टेम्परेचर डिफरेंस है। वहां पर जो अपने पास आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वो पहले अल्कोहल में, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 443 होता है, यहां पर 413 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों जगह होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है इस रिएक्शन में। ठीक है ना, मैं समझा देता हूं तुम्हें, मान लीजिएगा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मान लीजिए अपने पास ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, ये अपने पास अल्कोहल है, ईथेन ऑल है ये। अगर मैंने यहां पर टेम्परेचर देखो, दोनों जगह मैं कंसंट्रेटेड यूज कर रहा हूं, दोनों ही जगह मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहा हूं, दोनों ही जगह मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों जगह मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मान लीजिए मैं 443 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहा हूं, और यहां पर मान लीजिए 413 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहा हूं। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 443 केल्विन टेम्परेचर कर रहा हूं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से देखो, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो ये CH2 हो जाएगा, ठीक, और यहां से अगर एक OH गया तो ये भी CH2 बच गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी भी एक फ्री, इस कार्बन की वैलेंसी भी एक फ्री, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यहां से OH और यहां से H, इस तरह से H2O रिमूव हो चुका है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो चुकी है, और आगे प्रोडक्ट क्या बन चुका है अपने पास, एल्कीन बन चुका है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 413 कर दूं, कंसंट्रेशन H2SO4 वही है, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 वही है, लेकिन टेम्परेचर 413 कर दूं, 443 से घटा के 413 टेम्परेचर कर दूं, तो अब एल्कीन की जगह यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। यानी कि ईथर कैसे बनेगा उसको समझ लीजिए, जैसे ये 2 कार्बन का अल्कोहल है तो ऐसे यहां 4 कार्बन का ईथर बन जाएगा। किस तरह से, ये डबल ईथर बन जाता है, CH3 CH2, इस तरह से O CH2 ये CH3, इस तरह से यहां पर क्या बन गया, ये ईथर बन चुका है। इसको याद रख लेना, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो यहां पर 4 कार्बन का इस तरह से ईथर बन चुका है। इस बात को विशेष ध्यान रख लेना तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इस टेम्परेचर पे ईथर बन जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी अपने पास आता है, टेम्परेचर अंतर है बस,
इस बात को ये विशेष ध्यान रखना, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी तुम्हें बता देता हूं, मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। भाई अल्कोहल से ईथर वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने पास आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसका मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन है ये, अल्कोहल से ईथर, अल्कोहल से ईथर, ठीक है ना, अल्कोहल से ईथर मैकेनिज्म, अल्कोहल से ईथर वाला मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, अल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है बेटा, ये इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप, ठीक है। उस 3 स्टेप में क्या क्या है, सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं, स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन इफेक्ट, ठीक है ना, प्रोटोनेशन स्टेप है ये, ठीक है, क्या है, प्रोटोनेशन, ठीक, प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोनेशन यहां पर स्टेप में क्या होगा कि जो ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में रखना है, H2SO4, H2SO4 क्या देगा, इसको H पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोटोनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन, प्रोटोनियम आयन है ये, H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ प्रोटोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन इन अल्कोहल, अल्कोहल पे एडिशन होगा किसका, प्रोटोनियम आयन का, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन कहते हैं। समझ लीजिएगा किस तरह से यहां पर प्रोटोनेशन हो रहा है। मान लीजिए ये अल्कोहल में यहां पर बात करता हूं, CH3 CH2OH, इस तरह से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन पे क्या होगा, यहां पर लोन पेयर होंगे इस तरह से, ठीक है ना। और अब मैंने यहां पर H2SO4 डाला, H2SO4 डाला देखो, और H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा, यहां से H पॉजिटिव आयन देगा, और कौन सा टेम्परेचर है, 413 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, इस तरह से 413 केल्विन टेम्परेचर है। इस पर क्या होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, और यार इस पे क्या होगा, टेम्परेचर तो हम दूसरे स्टेप में ले लेते हैं। सबसे पहले हम H2SO4 वाली बात कर लेते हैं कि H2SO4 ने क्या दिया है, H2SO4 ने यहां पर अपने पास क्या दिया, H पॉजिटिव, ठीक है, एसिडिक वाला हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव। अब जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचते हैं, अटैक करके इस पे अपनी तरफ खींचते हैं, और ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और वो किस तरह से बनता है, वो आगे सुन लीजिए, ये CH3 CH2, और ये अपने पास जो O और ये H है, ये ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बनाया इस हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से ये बन गया इस तरह से H, ये H इधर चले गए, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर गए, ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और एक बात याद रखना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन इसकी होती है, ठीक है। तो ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन ऑक्सीजन के ऊपर, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो अब हम बात करेंगे यहां पर सेकंड स्टेप के बारे में। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, यहां पर स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप को हम कहते हैं यहां पर डिहाइड्रेशन स्टेप, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है लॉस, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी कि लॉस ऑफ वाटर यहां पर होगा, लॉस ऑफ वाटर, H2O का लॉस यहां पर होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, जो अपने पास पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको उठाना है यहां पर, ठीक है। ये पहले का जो प्रोडक्ट बना है उसको उठाओ, यहां पर लेके आओ उसको, ये CH3 CH2, ये C यानी कि O, और ये इस तरह से H, और यहां पर जो ये बॉन्ड बन रखा है H, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी होने वाला क्या है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा क्योंकि ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच देगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। फिर क्या होगा, जब ये यहां से बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिया, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है,
तो ये H2O निकल गया और इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वो किस तरह से है वो आगे मैं बता देता हूं तुम लोगों को इस तरह से आगे, ठीक है। उसको मैं इस तरह से बता देता हूं कि जैसे यहां से इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है, जैसे इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये किस तरह से चले गया H2O के फॉर्म में, इस तरह से निकल गया है, ये H2O के फॉर्म में निकल गया है। अब यहां पर क्या बन गया है, ये इस तरह से CH3 और ये CH2 और इसके ऊपर आ जाता है ये पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया है कार्बोकैटायन। क्या बन चुका है ये कार्बोकैटायन। आई बात समझ में? यानी कि जब भी हमारे पास ईथर बनेगा तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग बनेगा, इस बात को याद रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इस तरह से हमारे पास ईथर बनेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास सेकेंड स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायंस बनता है। वो कब बनता है, यहां से वाटर लॉस कब होता है, टेम्परेचर यूज करते हैं यहां पर 413 केल्विन टेम्परेचर और यहां से इस तरह से पानी निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है। आई बात समझ में? पहले स्टेप में हमने ये एसिड यूज करा कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, वहां से प्रोटॉन आयन मिला, प्रोटोनेशन हुआ, इस तरह से यहां पर बना। दूसरे में डिहाइड्रेशन करवाया, लॉस ऑफ वाटर, तो यहां पर टेम्परेचर दिया, ये लॉस ऑफ वाटर हो गया और इस तरह से यहां पर क्या बन गया है, कार्बोकैटायन। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में, जो तीसरा स्टेप है अपने पास वो है डीप्रोटोनेशन। पहले स्टेप का अपोजिट, ये पहले स्टेप में प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन या प्रोटोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयन का एडिशन। अब लास्ट स्टेप में अपने पास स्टेप थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो वो डीप्रोटोनेशन स्टेप है। अगर मैं स्टेप थर्ड की बात कर रहा हूं, स्टेप थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम कह रहे हैं डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डी मतलब रिमूव, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, यानी कि लॉस ऑफ H प्लस आयन, यहां पर लॉस ऑफ H प्लस आयन यानी प्रोटोनियम आयन, प्रोटोनियम आयन का लॉस, यानी कि जो प्रोटोनियम आयन शुरू में यूज करा पहले स्टेप में, अब उसको लास्ट में हटा दी से। किस तरह से, अब मैं बात कर रहा हूं जो इसमें सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बना उसको यहां पर ले लीजिए रिएक्टेंट के तौर पे CH3 CH2 और इस तरह से यहां पर क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना है, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर इस तरह से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम बात करेंगे यहां पर अल्कोहल के, अगर मैं अल्कोहल के कुछ भी पार्टिकल्स यहां पर ले रहा हूं या फिर अल्कोहल की मात्रा में यहां पर कुछ ले रहा हूं, तो अल्कोहल की मात्रा जब मैं ले रहा हूं, अल्कोहल की जब अमाउंट में ले रहा हूं, तो वहां पर केवल एक ही अल्कोहल तो होगा नहीं, ठीक है, वहां पर बहुत सारे अल्कोहल होंगे। तो कुछ अल्कोहल का तो इस तरह से अपने पास कार्बोकैटायंस बन चुका है, प्रोटोनेशन होके फिर डिहाइड्रेशन होके क्या हो गया, कुछ अल्कोहल का या फिर कुछ इथेनॉल मॉलिक्यूल्स का क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन कुछ इथेनॉल मॉलिक्यूल्स रिमेन इथेनॉल रह जाते हैं, ठीक है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कुछ तो अपने पास इस तरह से कार्बोकैटायन बन गए डिहाइड्रेशन करके, लेकिन कुछ इथेनॉल क्या रह जाते हैं, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो जब कुछ इथेनॉल वैसे के वैसे वहां पर है, यानी कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अमाउंट वहां पर इथेनॉल के लिए, तो बहुत सारे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के तो कार्बोकैटायंस बन गए डिहाइड्रेशन करके, कुछ मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के ऐसे रह गए। तो उस इथेनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कुछ इथेनॉल मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे हैं, ठीक है ना, कुछ इथेनॉल मॉलिक्यूल या फिर कुछ अल्कोहल मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे ही हैं, ये इस तरह से OH इस तरह से, और यहां पर फिर से इसके ऊपर क्या है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे कार्बोकैटायन देखता है ऑक्सीजन का लोन पेयर, वैसे ही उस कार्बोकैटायन पे ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, इस बात को याद रख लेना। यहां पर भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहे हैं, यहां पर भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहे हैं, और आगे एक इंटरमीडिएट कंडीशन बना देता है, और वो इंटरमीडिएट कंडीशन क्या हो जाती है, यहां पर ध्यान से सुनना, वो इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाएगी इस तरह से, यहां पर क्या देखना कि भाई मैं ये बोल रहा हूं यहां पर ये चीज अपने पास क्या है, CH3 ठीक है, CH3 और CH2 और ये O, ये वाला O, और इसके साथ क्या है, इस तरह से यहां पर एक H है, ठीक है, OH ये H है, लेकिन इसी ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, इस CH2 CH3 को भी अपने साथ जोड़ दिया, तो इसी ऑक्सीजन ने क्या जोड़ दिया अपने साथ, इसी CH2 और इसी CH3 को अपने साथ जोड़ दिया, और इस ऑक्सीजन पे आ जाता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्ड बनाने के लिए दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, यहां पर
पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आई बात समझ में? अब क्या होगा, ये इंटरमीडिएट वाली स्टेप बन गया, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट वाले के बाद क्या होगा, फाइनल स्टेप की तरफ हम चलेंगे। यहां से क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहां से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी होता नहीं है स्टेबल, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, ये कंडीशन इसके अनस्टेबल होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर खींच लेता है और यहां से निकाल देता है इस H पॉजिटिव को बाहर। तो फाइनल स्टेप अपने पास क्या होता है कि यहां से H पॉजिटिव निकल गया और यहां ये बैलेंस हो गया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। फाइनल स्टेप अपने पास क्या बन जाता है, CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन, ठीक है, यहां हाइड्रोजन हट गया, फिर आगे क्या है CH2 CH3, ये बन गया अपने पास ईथर, और प्लस यहां से निकल गया ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयंस या फिर प्रोटोनियम आयन, इस तरह से यहां पर क्या हो गया, निकल गया। जो प्रोटोनियम आयन यूज करा था एसिड का, वो प्रोटोनियम आयंस उसने लास्ट में निकाल भी दिया है, ठीक है। और यहां पर बन चुका है अपने पास ईथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैकेनिज्म भी पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये बन जाता है अपने पास, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म अपने पास बनता है, इस बात को याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास आती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म को मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूं क्योंकि मैकेनिज्म 3 स्टेप का है और 3 नंबर में पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, पहले इसको अच्छे से देख लो बेटा, ठीक है ना। अच्छा, छाप लिया बेटा। अब हम शुरू करते हैं भाई, हमने प्रिपरेशन तो कर लिए है फ्रॉम अल्कोहल से, उसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं फ्रॉम हेलोअल्केन यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की तरफ, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपने पास फ्रॉम हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स, और हेलोअल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, कॉमन नेम इसका अल्काइल हैलाइड्स है। हेलोअल्केन तो आईपीएससी है, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स क्या है, कॉमन। और ऐसे हम क्या बोल सकते हैं इसकी रिएक्शन को, विलियमसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, ये पेपर में आती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसलिए स्टार कर दे रहा हूं, पेपर में आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है कि हम कोई हेलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हेलोअल्केन अल्काइल हैलाइड्स क्या होगा, ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी ही कार्बन का होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटाइन का होगा, कार्बोकटाइंस का होगा, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकटाइंस, ठीक है। यानी कि जो हेलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स हम लेंगे वो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटाइंस का होना चाहिए, टर्सरी का नहीं होना चाहिए, टर्सरी का यहां पर बनता भी नहीं है, टर्सरी का अनस्टेबल प्रोडक्ट रखता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म्स। और SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है, SN2 मैकेनिज्म के अनुसार अगर बात करें तो SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है कि उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, प्राइमरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी और देन टर्सरी। तो यहां पर टर्सरी सबसे कम स्टेबल होता है, यहां पर टर्सरी क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट बनाना है। टर्सरी हमने यहां पर लेना भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल बोल दिए, ठीक है। तो हेलोअल्केन अपने पास क्या होना चाहिए, केवल प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर किस तरह से हो रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं RX, ये हेलोअल्केन्स है, और इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, RONA, इस तरह से सोडियम एल्कोक्साइड, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है। ये है अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और ये अपने पास है हेलो एल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स। तो ये अपने पास केवल और केवल क्या होना चाहिए,
प्राइमरी हेलोएल्केन्स या फिर सेकेंडरी हेलोएल्केन्स होना चाहिए। लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे प्राइमरी बोलो, चाहे सेकेंडरी बोलो, चाहे टर्सरी बोलो, इसको कुछ भी ले सकते हैं। मेन चीज ये है कि अपने पास ये हेलोएल्केन क्या होगा, केवल प्राइमरी सेकेंडरी होगा, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये बात को याद रख ले, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हेलोएल्केन प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हेलोएल्केन लिया और सोडियम एल्कोक्साइड लिया, आगे प्रोडक्ट क्या होता है, यहां से Na पॉजिटिव जाता है, यहां से X नेगेटिव जाता है, तो NaX अलग हो जाता है। RO, ये RO नेगेटिव पे क्या जाता है, जैसे यहां से X नेगेटिव जाएगा तो यहां R पॉजिटिव होगा, ये R पॉजिटिव को कौन खींचता है, ये O नेगेटिव, तो इस तरह से बन जाता है ये ROR, यानी RO R ये बन गया और NaX इस तरह से निकल गया, प्लस NaX इस तरह से निकल गया, और यहां पर क्या बन जाता है, ये ईथर बन जाता है, बहुत इजीली। ठीक है ना, अब बात समझ में आना, ठीक है, अब बात समझ में आई कि X की जगह पे हमने केवल यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेना है। X की जगह पे हमने केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और थोड़ा बहुत हम आयोडीन भी लेंगे, इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर हेलोजन अपने पास है, वही हमने X की जगह पे लेना है। तो लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर रिएक्शन बोल रहा हूं कि अपने पास है, ये हमारे पास CH3Cl प्लस, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं यहां पर CH3ONA पॉजिटिव, O नेगेटिव, और आगे देखो क्या बन रहा है, यहां से Cl, यहां से Na जाएगा, NaCl चल जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, CH3O, और फिर ये CH3 लास्ट में जुड़ जाएगा, CH3 प्लस NaCl, इस तरह से, तो ये बन गया ईथर। ठीक है, ऐसे मैं दूसरा लेता हूं, मान लीजिए CH3CH2Cl। ठीक है, तो ये अपने पास प्राइमरी हेलोएल्केन्स है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन है, तो प्राइमरी हेलोएल्केन्स है। ठीक, प्लस मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड, कुछ भी ले लो, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्सरी ले लो, ये कोई मतलब नहीं रह जाता, इसको कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर टर्सरी ले रहा हूं, ये मैं टर्सरी ले रहा हूं, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक, और आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से Cl, यहां से Na जाएगा, NaCl चल जाएगा, और ये प्रोडक्ट आगे क्या बन जाएगा, देखो पहले ये अपने पास रहेगा, ये CH3, ये CH3, नीचे भी CH3। ठीक, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये CH3CH2 इस तरह से आ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव CH2 CH3, ये बन गया अपने पास ईथर, और प्लस क्या हो जाएगा, ये NaCl इस तरह से निकल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे मैंने बात करी है कि मैं यहां पर सेकेंडरी भी ले सकता हूं, ये CH3, ये CH2 CH3, ठीक है, ये H और ये Cl मैंने इस तरह से ले लिया। यहां कुछ भी ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मान लीजिए मैं यहां पर CH3 CH2, यहां पर प्राइमरी, ठीक है, एल्कोक्साइड ले रहा हूं। ठीक है, तो एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास केवल प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये सेकेंडरी कार्बन पे हेलोएल्केन है, तो ये सेकेंडरी हेलोएल्केन अपने पास बन गया। अब रिएक्शन क्या होगी, यहां से Na गया और यहां से Cl गया, NaCl अलग हो गया, और आगे क्या बन गया, देखो ये है अपने पास CH3CH2 CH3CH2। ठीक, ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये कार्बन CH और आगे ये CH3, नीचे भी CH3 प्लस ये NaCl। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन चुका है ईथर का। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये चीज हो जाती है जो मैं स्टार यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, कि अगर मैं इसको टर्सरी लेता हूं तो तब अपने पास ईथर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल प्राइमरी सेकेंडरी में ही हेलोएल्केन अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तभी अपने पास ईथर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। गलती से मैंने अगर यहां पर ये टर्सरी ले लिया तो ध्यान से सुनना क्या होगा, ये मैं टर्सरी ले रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, CH3, ये ऊपर भी CH3, और ये अपने पास Cl, ये अपने पास टर्सरी हेलोएल्केन, टर्सरी कार्बन पे हेलोएल्केन से। ठीक है, तो ये टर्सरी कार्बन पे हेलोजन है, तो इस तरह से बन गया टर्सरी हेलोएल्केन्स। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर कुछ भी ले रहा हूं, जैसे CH3O, ठीक है, नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक, अभी देखना मैं क्या बात कर रहा हूं,
कि भाई हेलो एल्केन्स अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, बाकी एल्कोक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हेलो एल्केन केवल प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए। सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उससे कोई मतलब नहीं, हेलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी ही होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो अब यहां पर अगर मैंने बोला टर्सरी हेलो एल्केन्स है तो क्या ये ईथर बनेगा? इसके बाद अब यहां पर ईथर नहीं बनेगा, इस बात को विशेष ध्यान से, ठीक है। जो बच्चा यहां आगे ईथर बनाएगा वो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ईथर नहीं बनेगा, ईथर नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? इसका आगे प्रोडक्ट ईथर तो नहीं बनता, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बन जाता है। इसका मतलब यहां आगे ये मत लिख देना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है लेकिन उस रिएक्शन में ईथर नहीं बनता, उस रिएक्शन में एल्कीन बनता है। और किस तरह से एल्कीन बनेगा ध्यान सुनना भाई, यहां से चले गया हेलोजन Cl, ठीक, और यहां से चल जाता है Na पॉजिटिव, तो इस तरह से इसका निकल जाता है NaCl निकल गया, ठीक है। बाकी क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से जाता है यहां पर एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H पॉजिटिव जाता है, वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ चला जाता है, तो इसका प्रोडक्ट आगे क्या बन जाए CH3, जो यहां से Na पॉजिटिव गया था इस Na पॉजिटिव की जगह पे यहां पर बीटा कार्बन का H आ जाता है, तो क्या बन गया OH बन गया, यहां बन गया अल्कोहल प्लस अब जो ये चीज रह रखा है अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो ये इन दोनों अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, किस तरह से CH3 ये अल्फा कार्बन और ये नीचे बीटा कार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये इस तरह से ऊपर CH3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ये यहां पर क्या बन जाता है एल्कीन बन जाता है इसका, ठीक है, क्या बन जाता है इसका एल्कीन बन जाता है। इस तरह से इस बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है, बच्चे वहां ईथर बना देते हैं और बच्चा बोलता बहुत ही आसान सवाल था, हमारे पास आ रखा विलियमसन ईथर सिंथेसिस और ईथर बना दिया, जबकि एक बात ध्यान रखना विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो हेलो एल्केन अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। टर्सरी होगा तो यहां पर एल्कीन बन जाएगा ना कि ईथर, इस बात को विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। तो इतना हमने क्या कर दिया है, प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर दी है, किसकी ईथर की प्रिपरेशन अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं हम, यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर तुम्हें ये दे देता हूं कि मान लीजिए कि यहां पर अपने पास हेलो एल्केन है कुछ भी, जैसे मान लीजिए CH3 Cl है, और यहां पर मैंने यहां पर क्या ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड भी हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव, तो अब क्या होगा यहां से जाएगा Cl, यहां से जाएगा Na और आगे क्या बन जाएगा एनिसॉल बन जाएगा बेटा ईथर का, है ना, बेंजीन, ये O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा ये CH3 आ जाएगा, ये बन गया एनिसॉल प्लस NaCl, तो ये भी अपने पास याद रखना है, ये चीज अपने पास बन चुका है एनिसॉल, ठीक है ना। तो ऐसे भी हमारे पास ईथर बन सकता है, एनिसॉल वाली फॉर्म में ईथर बन सकता है, यानी बेंजीन वाला ईथर भी हमारे पास यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन से बन सकता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड की जगह पे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने पास हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की क्या है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी सॉल्युबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं कि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ईथर अपने पास क्या है ऑर्गेनिक है, ये हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें तो हम बात करें इजीली सॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, OS कर देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन यहां पर ईथर जो है वो वाटर के साथ भी घुलता है, यानी कि जो इनऑर्गेनिक है अपने पास वाटर, ठीक है ना, तो वाटर के साथ भी सॉल्युबल होता है, यानी कि ईथर आल्सो soluble with water, और वो वाटर क्या है अपने पास
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसका कारण क्या है कि ईथर जो है वाटर के साथ भी गुड़ रहा है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी गुड़ रहा है, ठीक। उसका कारण है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है यहां पर। ईथर पानी के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन है। मैंने ये बता रखा है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा या फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन होगा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ठीक। वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा वो वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फोन जो है FON, फोन, ये फोन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये वाटर के साथ जाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और ईथर में भी क्या होता है, ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए ये अल्कोहल है, ठीक, और इस तरह से ये फेनॉल है, ध्यान सुनना, और ये अपने पास ईथर है, ROR, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता हूं, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन, फेनॉल में भी ऑक्सीजन और ईथर में भी ऑक्सीजन, तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर के साथ, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल की बात करता हूं मैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को मैं लगाता हूं, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा अल्कोहल, देन फेनॉल, और उसके बाद सबसे लास्ट में ईथर यहां पर सॉल्युबल होगा। कारण क्या है, देखो मैंने बोला सॉल्युबल अगर वाटर के साथ हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कारण है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां बनता है बेटा आसानी से जहां अल्काइल हिंड्रेंस कम होता है, ये मैंने पहले भी बताया। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होता चला जाएगा, अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं बनता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनता है फिर, ठीक है। और जितना कम अल्काइल ग्रुप होता है उतना आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। आई बात समझ में, ठीक। देखो मैं अगर बात कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उधर साइड से बनता है जहां से उसे आसानी हो बनने में, ठीक है। तो वो अल्काइल के अपोजिट साइड से बनता है। अगर मैंने बोला यहां पर एक साइड अल्काइल ग्रुप है तो इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस अपोजिट साइड से बनेगी, ठीक है। तो इसमें अल्काइल हिंड्रेंस कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पीछे से बन गई, तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो गया, ठीक। लेकिन मैं यहां पर अगर यहां पर भी बात करूं तो एक साइड ये अपने पास अराइल ग्रुप आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड अराइल ग्रुप, तो फिर इसके बैक साइड से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यहां पर भी बैक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर भी बैक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपोजिट साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन तुम अगर यहां पर देखोगे तो इधर फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप है। तो यहां पर अल्काइल ग्रुप का जो हिंड्रेंस है, अल्काइल हिंड्रेंस यानी प्रभाव, वो ज्यादा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से बनने नहीं देगा, ठीक। तो अल्काइल हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं जगह देखेगा अपने लिए कि यार मैं कहीं से तो बनूं, ठीक है ना। जितना ज्यादा अल्काइल हिंड्रेंस होता है उतना कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस बात को याद रखना कि यहां पर क्या है, अल्काइल हिंड्रेंस क्या है, अल्काइल हिंड्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्काइल हिंड्रेंस यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा है। जहां पर अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर क्या होती है, लेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस हो रही है। अल्काइल हिंड्रेंस मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर कम हो रही है, तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा हूं कम, तो हमने बोला इसी वजह से क्या है, ये लेस सॉल्युबल, ठीक है, लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल एंड फेनॉल, अल्कोहल और फेनॉल से कम सॉल्युबल है ये। आई बात समझ में। लेकिन यहां पर अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है क्योंकि एक ही साइड अल्काइल हिंड्रेंस है, ठीक है। बस इस बात को याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अल्काइल हिंड्रेंस, अल्काइल हिंड्रेंस, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा बल्कीनेस या फिर उतना ज्यादा अल्काइल का प्रभाव होगा। जितना ज्यादा अल्काइल का प्रभाव होगा तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो सॉल्युबिलिटी भी आसानी से नहीं होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यह हमारे पास सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो चुकी है। दूसरा और लास्ट यहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वो है यहां पर अपने पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने याद रखना है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर ज्यादा बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कंपाउंड को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स या फिर टू द कंपाउंड। ठीक है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, किसी भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देती है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, वो आसानी से बॉइल नहीं होता। इसलिए अगर मैं पहले बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, पहले मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखेंगे, जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट यहां पर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है, जैसे अल्कोहल हमने ले लिया और ईथर हमने ले लिया, अल्कोहल और ईथर का अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वहां पर फिर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसके तौर पे देखेंगे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पे देखेंगे। ठीक है ना, वहां पर हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पे देखेंगे। क्योंकि फिर मैं बोलूंगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर से, वो चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट वाली बात आए तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका भी ज्यादा हो, चाहे अल्कोहल का ज्यादा हो तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ईथर का ज्यादा हो अल्कोहल से तो ईथर का वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये चीज याद रखना। तो ये दोनों अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास इसमें बच गया है केवल लास्ट टॉपिक, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम देखेंगे। पहले इतना छाप लीजिए, इसमें बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इतना छाप ले बेटा। तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कस कर दिया है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहां पर दो ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की यहां पर दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ईथर की दो ही यहां पर है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हलाइड्स, रिएक्शन विद HX। और X यहां पर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ठीक। और हमारे पास ज्यादातर यहां पर HX आयोडीन यूज कर रखा है एनसीईआरटी में, तो हम आयोडीन के तौर पे हम यहां पर लेंगे। दूसरा यहां पर जो अपने पास होगा वो हो जाए ESR रिएक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रिएक्शन विद W के ऊपर बार, ये शॉर्ट में विद है, रिएक्शन विद HX में आयोडीन यूज करेंगे HI, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने पास आयोडीन के साथ ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद HI। ठीक है ना, तो HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई भी ईथर है, कोई भी ईथर, और वो HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, वो टूटेगा वहां से जहां से हल्का होगा। जैसे मैंने बोला यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, तो कहीं से भी तोड़ दो, दोनों से क्या है, सेम ही नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो हल्का यानी कि जहां से कम कार्बन है वो हल्का। ठीक है, पर दोनों यहां पर दोनों जगह सेम कार्बन है, तो कहीं से भी तोड़ लो, तो जहां से टूटेगा उस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहां HI में क्या होगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव होगा। ठीक, तो I नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव की तरफ, और ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव को। और आगे इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, एक तो बन गया अपने पास अल्कोहल और दूसरा बन गया अपने पास ये CH3I यहां पर बन गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से। ऐसे में अगर दूसरा यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए अपने पास ये दूसरा क्वेश्चन ये है CH2O और ये CH3। अब देखो यहां दो कार्बन और यहां एक कार्बन, टूटेगा कहां, जहां से हल्का होगा, इस तरह से टूट गया। ठीक, और यहां आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कर रहा हूं तो H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आयोडीन पे नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव की तरफ जाए, आयोडीन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे आएगा, और इस तरह से आगे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ये CH3 CH2 ये OH हो जाएगा, प्लस ये CH3
और पे आ जाएगा I, CH3 और ये आगे आ जाएगा I, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल इस तरह से बन चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिएगा कि ये CH3 और ये मैंने ये यहाँ पर बात करी OCH2, ये CH3। अब मैं बोलता हूँ इधर 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन, टूटेगा कहाँ से? जहाँ से हल्का होगा वहां से टूटेगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और इस तरह से अपने पास HI के साथ रिएक्शन है। तो देखो O नेगेटिव किसको खींचेगा? H पॉजिटिव को, I नेगेटिव किस पे जाएगा? ये कार्बन पॉजिटिव पे। और आगे किस तरह से प्रोडक्ट बन गया? CH3 CH3 या नीचे। अब देखो CH पे O नेगेटिव और O नेगेटिव पे आ जाएगा ये H पॉजिटिव और प्लस ये इस तरह से रह जाएगा CH3 CH2 I, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर 3 कार्बन इधर भी ले रहा हूं ऐसे वाले, ठीक, और 3 कार्बन मैं इधर भी ले रहा हूं सिंपल वाले, यानी कि लीनियर वाला। यहाँ पर ब्रांच वाला 3 कार्बन इस साइड, यहाँ लीनियर वाला 3 कार्बन इस साइड। टूटता कौन सा वाला है? जो लीनियर वाला है। देखो यहाँ पर भी 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर भी 3 कार्बन, दोनों जगह 3-3 कार्बन है, दोनों जगह क्या है? सेम कार्बन है। 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, तो दोनों साइड जो है मॉलिक्यूलर वेट सेम है। लेकिन टूटेगा कहाँ से? जहां से अपने पास लीनियर वाला होगा, ब्रांच वाला नहीं टूटेगा, ब्रांच वाला नहीं टूटता, ये लीनियर वाला टूटेगा। जब लीनियर वाला टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अगर मान लीजिए HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव खींचेगा इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को, I नेगेटिव लगेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे। और आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CH3। देखो एक का प्रोडक्ट तो यही बनेगा सेम टू सेम, ठीक है, ब्रांच वाले का। बाकी दूसरे का ये 3 कार्बन वाला ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या हो गया? प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन ये तभी तक, हमने एक बात याद रखना है, ये तभी तक वहां से टूटेंगे जहां से हल्के या फिर कम कार्बन हो, तभी तक टूटेगा जब तक अपने पास टर्सरी कार्बोकटाइंस ना आए। एक बार अगर टर्सरी कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो फिर ये वहां से टूटेगा जहां से टर्सरी कार्बोकटाइंस है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने यहां पर रख रहा हूं, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि मान लीजिए अगर इसकी जगह पे कोई टर्सरी कार्बोकटाइंस आ जाए, ठीक है, तो वो टर्सरी कार्बोकटाइंस बनता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी स्टार्ट क्वेश्चन है बेटा, और हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको फोकस करवाता हूं बच्चों को, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना, ये हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर, ठीक। अब क्या होगा? मैं क्या बोल रहा था अभी तक कि भाई टूटेगा वहां से जहां से हल्का होगा, लेकिन यहां पर टूटता वहां से जहां से टर्सरी कार्बोकटाइन बने। ये यहां से टूटेगा, ये हल्के वाले से ना टूटते हुए ये भारी वाले से टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर टूटेगा तो ये टर्सरी कार्बोकटाइन बनता है, और टर्सरी कार्बोकटाइन बनता है और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन को फॉलो करता है। SN1 क्या कहता है? टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये टर्सरी कार्बोकटाइन से टूटेगा। अगर मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटाइन कहीं पर चल रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटाइन्स में ये वहां से टूटता है जहां से हल्का होता है। लेकिन अगर टर्सरी कार्बोकटाइन आ जाए तो ये वहां से टूटेगा जहां से टर्सरी कार्बोकटाइन है। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखो यहां पर H पॉजिटिव और ये I नेगेटिव, ठीक, यहां से टूटा, ऑक्सीजन नेगेटिव आया और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? आयोडीन नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक, और ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन नेगेटिव खींचेगा H पॉजिटिव को। और आगे क्या बन जाएगा अपने पास? देखो CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक, और इसमें आ गया I नेगेटिव प्लस ये CH3 और ये OH, ये अल्कोहल बन चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मैं एनिसॉल वाली बात कर देता हूं ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन CH3 इस तरह से। एक बात ध्यान सुनना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं HI डाल रहा हूं, हाइड्रोजन आयोडाइड में यहां पर यूज कर रहा हूं, जहां पर H पॉजिटिव होगा I नेगेटिव होगा। अब कहां से टूटेगा? एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है अल्कोहल फिनॉल पढ़ाते समय कि भाई बेंजीन के साथ का जो डायरेक्ट ऑक्सीजन है उसे कोई नहीं हटा सकता, केवल और केवल किसको छोड़ के? जिंक को छोड़ के, Zn को छोड़ के। अकेला जिंक ही ऐसा है जो बेंजीन और ऑक्सीजन को हटा सकता है बीच से।
इसका मतलब यहाँ पर ये HI है, ये HI इस बेंजीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है, तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जो बेंजीन के अलावा जो बॉन्ड होगा यहाँ से टूटेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, ठीक। इस तरह से बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ सकता HI, केवल जिंक तोड़ेगा, Zn तोड़ेगा, ठीक है, और कोई भी नहीं तोड़ सकता, इस बात को याद रखना है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव को, और I नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पर। आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन का जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उस पर H आएगा, यानी कि फेनॉल बन गया, और आगे CH3 और I इस तरह से रह गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे में इसका दूसरा क्वेश्चन भी अगर तुम्हें दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अपने पास बेंजीन के साथ ऑक्सीजन और ये मैंने ये CH2 और यहाँ पर मैंने दूसरा बेंजीन इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर से क्या डाल दिया, HI डाल दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड डाल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। अब देखो ये बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव खींचेगा किसको, हाइड्रोजन पॉजिटिव को, और I नेगेटिव लगेगा इस कार्बन पॉजिटिव पर। आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इधर से, ठीक है, आगे प्रोडक्ट बन जाएगा ये O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ये क्या है बेंजीन और ये क्या है CH, ठीक है, CH2 और इस CH2 पे आ जाएगा आयोडीन। तो ये बन गया फेनॉल और ये बन गया, ठीक है, ये बेंजाइल आयोडाइड बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास इस तरह से प्रोडक्ट बन चुका है। तो हमारे पास HX के साथ या HI के साथ रिएक्शन हो चुका है। अब हम चलते हैं ESR की तरफ, ठीक है ना। तो ESR की तरफ बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है केवल और केवल बेंजीन वाले कार्बन पे होती है, यानी कि एरोमेटिक कार्बन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बता रखा है, एरोमेटिक कार्बन पे यानी कि बेंजीन वाले कार्बन पे होगा, बेंजीन वाले कार्बन पे होता है ESR, ठीक है। बेंजीन के अलावा और किसी कार्बन पे नहीं होता ESR, केवल बेंजीन वाले कार्बन पे होता है। तो यहां पर हम केवल 3 ESR के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो 3 ESR में सबसे पहली जो ESR रहेगी अपने पास वो रहेगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, इस NO2 ग्रुप का एडिशन होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन एनिसोल का, ठीक है। लेकिन इसका ग्रुप रिएजेंट अगर मैं बात करता हूं, इसका ग्रुप रिएजेंट अपने पास होता है, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये ले लिया मैंने क्या, एनिसोल ले लिया है, ये एनिसोल ले लिया है, ठीक। और अब अगर मैं यहां पर एक बार कंसंट्रेटेड HNO3 और दूसरी बात कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहा हूं, तो एक बार तो पैरा पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा क्या, NO2 ग्रुप, और एक बार ऑर्थो पे लगेगा NO2 ग्रुप, इस तरह से, ठीक। अब क्या बन जाएगा, नाइट्रो फंक्शन ग्रुप है और ये ईथर अपने पास सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो नंबरिंग इसलिए यहां से 1 2 3 4, तो 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, या फिर पैरा मिथॉक्सी बोल सकते हैं, 4 मिथॉक्सी या फिर पैरा मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, और ये बन जाएगा 1 2, ठीक है, ये या फिर 1 इसको मानेंगे हम नाइट्रो, और ये 2, ये बन जाएगा 2 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहां पर पेरेंट वाला है, ठीक है, और मिथॉक्सी क्या है यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह से, ठीक है ना। इसको याद रखना साइड चेन के तौर पे, इसलिए हमने नंबरिंग यहां पर करी फंक्शन ग्रुप के तौर पे, ठीक है ना। फंक्शन ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं हम IPSC में, तो इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक। ये अपने पास एनिसोल है, ठीक। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप पैरा वाले पोजीशन पे लग गया, एक वाले ऑर्थो वाले पोजीशन पे लग चुका है, ठीक।
दूसरा हम अगर बात करें, पहला तो नाइट्रेशन हमने देख लिया, दूसरा हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन, ठीक है, यानी कि ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन या फिर हेलोजेंस। हेलोजन में ब्रोमीन यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो Br2 किसकी प्रेजेंस में होता है यहां पर, चाहे हम FeCl3 की प्रेजेंस में कर सकते हैं Br2, ये ग्रुप रिएजेंट है इसका, ठीक है, या CH2 की प्रेजेंस में Br2 हम कर सकते हैं। तो वो Br2 एक बार क्या लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। मान लीजिए फिर से हमने ये एनिसोल ले लिया है, OCH3, ये एनिसोल ले लिया है। अब मैं यहां पर क्या डाल रहा हूं, Br2 डाल रहा हूं FeCl3 की प्रेजेंस में, या फिर CH2, कुछ भी हम यहां पर ले सकते हैं। एक बार ये Br कहां पर लगेगा, पैरा पे लगेगा, OCH3, और ये पैरा पे ब्रोमीन लग गया है। और एक बार ये ब्रोमीन लगेगा ऑर्थो पे, OCH3, और ये ऑर्थो पे लग गया, ठीक है। अब दोनों ही अपने पास क्या है, दोनों ही अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ईथर बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है हेलोजन से, तो इसलिए नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। अब बन गया 4 ब्रोमो, ये एनिसोल पूरा का पूरा, तो अब बन गया ये 4 ब्रोमो, और इसको बेंजीन के ऊपर CH3, OCH3 को हम बोलते हैं एनिसोल, 4 ब्रोमो एनिसोल। एनिसोल हमारे पास IUPAC में भी यूज करते हैं और कॉमन में भी यूज करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास हो चुका है ये भी, ठीक है ना। तो ये अपने पास ब्रोमिनेशन भी हो चुका है। एंड लास्ट वन इज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फ्रेडल क्राफ्ट। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्रेडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन होती है, अल्काइलेशन, असाइलेशन, लेकिन पहले उसका ग्रुप रिएजेंट समझ लेते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट, बेटा क्या ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट होता है इसका एनहाइड्रस AlCl3, या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं और करके, चाहे एनहाइड्रस AlCl3 डालो, चाहे क्या डालो, एनहाइड्रस FeCl3 डालो, FeCl3 या फिर ZnCl2, ठीक है ना, एनहाइड्रस कंडीशन में। तो इनमें से कोई भी एक डाल दो एनहाइड्रस कंडीशन में, तो वो फ्रेडल क्राफ्ट के ग्रुप रिएजेंट हो जाते हैं। अब इसकी 2 रिएक्शन होती हैं फ्रेडल क्राफ्ट की, एक होती है अल्काइलेशन, दूसरी होती है असाइलेशन। पहले होती है अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरा होता है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम यहां पर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अच्छा, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल, एशन मतलब एडिशन, अल्काइल ग्रुप का एडिशन, ये अल्काइल ग्रुप है, और ये एशन का मतलब होता है एडिशन, यानी एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप किस तरह से होता है कि जैसे मैंने ये लिया एनिसोल, ध्यान से सुनना, एक बार अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से एनिसोल ले लिया। अब मैं यहां पर यूज करता हूं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और वो अल्काइल हैलाइड्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर अल्काइल की जगह पे CH3 यूज कर लिया है, CH3, और ये मैंने Cl बोल दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया अपने पास, क्लोरोमीथेन। और मैं अब यहां पर फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट डाल रहा हूं। फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। जैसे एनहाइड्रस की कंडीशन आई और AlCl3 आई, समझ लेना फ्रेडल क्राफ्ट ग्रुप रिएजेंट है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब क्या होगा, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, यहां से एक अल्काइल ग्रुप एक बार पैरा पे लगेगा, दूसरी बार ऑर्थो पे लगेगा, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से सुनना, ये OCH3 एक बार पैरा पे लग गया है ये CH3, प्लस दूसरी बार ऑर्थो पे लग जाता है ये CH3, ठीक है, OCH3। अब ये दूसरी बार कहां पर लग गया है, ये ऑर्थो पे लग गया है CH3, ये चीज, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास 2 अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर भी और अल्काइल भी। अब अगर मैं बात करूं, ईथर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में ईथर सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा माना जाता है, अल्काइल उसके बाद। तो नंबरिंग यहां से चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 पे मिथाइल है और ये पूरा एनिसोल, 4 मिथाइल या फिर पैरा मिथाइल है ना,
4 मिथाइल एनिसोल, और ये 1 2 मिथाइल एनिसोल, 2 मिथाइल एनिसोल। ठीक, ये तो अपने पास क्या था, अल्काइलेशन। लेकिन अगर इसी का मैं दूसरा बात करता हूं, वो है असाइलेशन, यानी कि फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, असाइलेशन, असाइल का मतलब होता है असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप होता है COCH3 इस तरह से, या फिर अल्काइल यहां पर कोई भी ले सकते हैं, मैं अल्काइल यहां पर CH3 ले रहा हूं, ठीक है। असाइल ग्रुप का एशन मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है, तो अब यहाँ पर एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना। एक बार पैरा पे असाइल ग्रुप लगेगा, एक बार ऑर्थो पे असाइल ग्रुप लगेगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या लिया, ये एनिसोल लिया है OCH3। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बार तो मैं क्या लगा रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पर इधर को, मैं यहाँ पर हेलोजन ले लिया, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या डाला, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 या फिर ZnCl2, कोई भी ग्रुप रिएजेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। बुक में AlCl3 डाला हुआ है तो हम AlCl3 यूज कर रहे हैं, वरना FeCl3 भी यूज कर सकते हो एनहाइड्रस कंडीशन में, ZnCl2 भी यूज कर सकते हो एनहाइड्रस कंडीशन। तो अब क्या होगा, ये अपने पास असाइल ग्रुप एक बार पैरा पे लगेगा, एक बार ऑर्थो पे। तो आगे प्रोडक्ट जो बन गया वो किस तरह से बन गया है, ये एक बार पैरा पे लगेगा असाइल ग्रुप इस तरह से C डबल बॉन्ड O और इस तरह से CH3 प्लस दूसरी बार ये किस पे लग गया है, ऑर्थो पे लग जाएगा, दूसरी बार ऑर्थो पे लग जाएगा, यानी कि ये अपने पास एनिसोल और इसकी दूसरी पोजीशन पे ये ग्रुप लग चुका है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, यहां पर अपने पास ये कीटोन वाला ग्रुप आ गया है, यहां पर भी अराइल और इधर अल्काइल और बीच में CO, ये कीटोन ग्रुप आ जाता है, ये फंक्शन ग्रुप है। अगर ये फंक्शन ग्रुप है तो प्रायोरिटी इसको जाएगी पहले 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास, ये ईथर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो ईथर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो अब इसका नाम अलग हो जाएगा, 4 पोजीशन पे आ जाएगा मिथॉक्सी, 4 पे आ गया है मिथॉक्सी, ठीक। और बेंजीन पे जब COCH3 लगा होता है तो इसको कहते हैं, बेंजीन पे COCH3 जब ये लगा होता है बेंजीन के साथ COCH3, तो इतने हिस्से को हम कहते हैं एसिटोफेनॉन। तो ये पूरा एसिटोफेनॉन हो गया और 4 पोजीशन पे मिथॉक्सी, तो 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन ये बन चुका है, ठीक। 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन और ये बन गया है 1 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या हो चुका है, यहां पर हमने फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कंप्लीट कर दी है, ESR भी हमने यहां पर क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। इस तरह से ESR रिएक्शन भी हमने क्या कर दिया, यहां पर कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हमने पहले रिएक्शन विद HI करा, ये वाला अपने पास, दूसरा हमने ESR करा और इस तरह से अपने पास ESR पूरा का पूरा है, ठीक है। ESR में अपने पास नाइट्रेशन, दूसरा ब्रोमिनेशन और तीसरा ये फ्रेडल क्राफ्ट भी अपने पास पूरा कंप्लीट हो चुका है, अल्काइलेशन भी और असाइलेशन भी। तो इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर पूरा का अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तुम्हें तो पूछ लेना, ठीक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक। अब आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।